डियर स्टूडेंट्स, आज हम मानव एवं पर्यावरण के संबंध की कड़ी में एक नया वीडियो लेकर आए हैं और आज हम जो अध्ययन करने वाले हैं वह है पर्यावरणवाद। अब ये पर्यावरणवाद जो है, इसमें कई उपबिंदु आप कह सकते हो, जिसको आप निश्चयवाद या नियतिवाद, एक दूसरा संभववाद, दो तीसरा नवनियतिवाद या नवनिश्चयवाद। ये उपागम या एक प्रकार से कंसेप्ट या अवधारणाएं हैं जो भौगोलिक विचारधाराएं हैं, स्पष्ट रूप से कहें। और चौथा जो आता है वो होता है प्रसंभववाद। लेकिन प्रसंभववाद जो है आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम एक एक को पढ़ने का अपन प्रयास करेंगे। ये जो है वीडियो वो स्पेशली है निश्चयवाद या नियतिवाद के संदर्भ में। जो नियतिवाद मूलतः 19वीं सदी के उत्तरार्ध में उत्पन्न हुई एक जर्मन भौगोलिक विचारधारा है। देखिए, यह विचारधारा का जो विकास हुआ था वो हुआ था जर्मनी में। इससे पहले जो है निश्चयवाद के संदर्भ में या नियतिवाद के संदर्भ में जो भूगोलवेत्ता अपना मत रखते थे वो थे यूनानी, रोमन व अरब। जो निश्चयवाद है, अब हम एक ही शब्द को लेकर चलेंगे, निश्चयवाद। निश्चयवाद जो है वो मनुष्य को प्रकृति का विशिष्ट देन मानता है। मतलब जो मनुष्य है वो गौण है और प्रकृति क्या है, सर्वोपरि या मुख्य भूमिका में है। तो प्रकृति जो है मनुष्य की सभी प्रकार की क्रियाएं नियंत्रित करती है। अर्थात जो प्रकृति है अथवा प्राकृतिक दशाएं जो हैं, मनुष्य का खान पान, रीति रिवाज, संगठन, रंग रूप, आवास, यहाँ तक कि मनुष्य के सोचने का ढंग भी प्रकृति निर्धारित करती है। इस विचारधारा के जो समर्थक हैं उनके अनुसार मनुष्य जो है वो प्रकृति का दास है। दास का मतलब प्रकृति जैसा चाहेगी मनुष्य को उसी प्रकार से आचरण करना पड़ेगा या उसी के अधीन रहना पड़ेगा। इसके साथ ही देखिए, अब जो ये अवधारणा है या ये जो विचारधारा है, इसको नियतिवाद के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब इसके बाद अब देखिए, इस विचारधारा के जो संस्थापक थे वो थे मूलतः रेटजल, जो कि जर्मन भूगोलवेत्ता थे। और देखिए, रेटजल पर जो था, डार्विन की एक पुस्तक थी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इस पुस्तक से वो काफ़ी प्रभावित हुए थे और उन्होंने इस पुस्तक से प्रभावित होकर एक पुस्तक लिखी थी, एंथ्रोपोजियोग्राफी, जिसका पहला उन्होंने सेंटेंस लिखा था, सिमिलर लोकेशन लीड टू सिमिलर मोड ऑफ लाइफ। अर्थात अगर इसका हिंदी अर्थ देखें तो समान जो अवस्थिति है उसमें लोगों की जीवन शैली समान पाई जाती है। तो जो रेटजल थे उन्होंने अवस्थिति पर सबसे ज़्यादा जोर दिया था और उन्होंने कहा कि भाई जो समान अवस्थिति पर रहने वाले लोग हैं उनकी जीवन शैली समान प्रकार की पाई जाती है। इसके बाद जो है रेटजल की एक शिष्या हुई थी, उनका नाम है एलेन चर्चिल सैम्पुल। वो अमेरिका की थी और इस नियतिवाद या निश्चयवाद की अवधारणा को अमेरिका में जो प्रसारित करने का कार्य किया था वो सैम्पुल ने किया था। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी, उनका नाम था पुस्तक का इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफिक एनवायरनमेंट। इसमें उन्होंने पहला सेंटेंस लिखा था कि मानव भूपृष्ठ की उपज है। अर्थात उन्होंने स्थलाकृति को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना और उन्होंने कहा कि एक ही प्रकार की स्थलाकृति पर रहने वाले लोगों की जीवन शैली या उनका जो व्यवहार या उनकी जो खान पान, रीति रिवाज जो है एक ही प्रकार का पाया जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ स्थलाकृति मानव पर प्रभाव डाल रही है। ठीक है। सैम्पुल ने कहा कि जो पहाड़ी लोग हैं
वो रूढ़िवादी व कट्टर होते हैं, साहसी व स्वाभिमानी होते हैं, साधारण व ईमानदार होते हैं। इसी प्रकार जो मैदानी लोगों का स्वभाव जो है इनके जस्ट विपरीत प्रकार का पाया जाता है। ठीक है। इसी प्रकार एक भूगोलवेत्ता और हुए हैं, हटिंगटन। ठीक है। हटिंगटन ने पुस्तक लिखी, उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। देखिए ये महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं इनकी, और ये आपको बिल्कुल क्लियरली पता होना चाहिए। तो प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी नामक पुस्तक में हटिंगटन ने जलवायु पर सबसे ज़्यादा जोर दिया। उन्होंने कहा कि जो एक ही प्रकार की जलवायु में जितने भी लोग रहेंगे उनका एक ही प्रकार का रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज आदि सभी पाया जाएगा। जैसे ही जलवायु बदलती है लोगों का रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, आवास आदि का तरीका जो है बदल जाता है। उन्होंने कहा कि उष्ण आर्द्र जलवायु के लोगों की कार्य क्षमता कम तथा शीतोष्ण जलवायु के लोगों की कार्य क्षमता अधिक पाई जाती है, जिससे वहाँ आर्थिक विषमता, आर्थिक विकास की दर भी उच्च पाई जाती है। इस प्रकार मैककैरिसन, गेट्स, लॉर्ड बॉयड व गिलख्स ने खाद्यान्न पर जोर दिया, तो कार्ल मैकाई व रूजवेल्ट ने मिट्टी को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना। मैकाई ने कहा कि सभ्यता का इतिहास वस्तुतः मिट्टी का इतिहास है। देखिए लॉर्ड बॉयड, गिलख्स, गेट्स आदि ने कहा था कि भाई जैसे जो सिख लोग हैं उनकी बॉडी जो है हष्ट पुष्ट प्रकार की होती है, क्योंकि वो इसी प्रकार का खान पान लेते हैं। इसी प्रकार इन्होंने कहा कि जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं या मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं वो ज़्यादातर जो है बीमारियों से कम ग्रस्त होते हैं, क्योंकि वो मीट जो होता है, अंडा, इस प्रकार की चीज़ों का सेवन करते हैं। तो देखिए सारांश में अपन कहें निश्चयवाद के बारे में, तो निश्चयवाद जो है प्रकृति को सर्वोपरि मानता है तथा मानव को उसके दास के रूप में स्वीकार करता है। निश्चयवादियों के अनुसार प्रकृति जो है जिस प्रकार से अपने आप में परिवर्तन लाती है उनका अनुसरण जो है मानव को करना पड़ता है। कहने का मतलब पर्यावरण के हिसाब से मनुष्य को चलना पड़ेगा, न कि मनुष्य के हिसाब से परिवर्तन पर्यावरण में होगा। अब इसकी आलोचना करें तो देखिए पहला जो है निश्चयवाद में मानव को जो है निष्क्रिय अभिकर्ता मानना है, जबकि ऐसा नहीं है, मानव एक सक्रिय अभिकर्ता है। उसने नीदरलैंड में हरित गृह बनाकर फलों के पौधे लगाकर इस बात को साबित कर दिया है। क्योंकि अगर आप देखें नीदरलैंड की जलवायु को तो वहाँ पे जो है बर्फ़ वगैरह जमती है, बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, तो वहाँ जो है फलों के बागान वगैरह लगाना इम्पॉसिबल है। लेकिन हरित गृह के माध्यम से, ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसको आप कहते हैं, तो ग्रीन हाउस के माध्यम से उन्होंने इस प्रकार की खेती को वहाँ उत्पन्न किया है। दूसरा जो है प्रकृति मानव के भाग्य का निर्माण करती है इस अवधारणा के अनुसार, लेकिन मानव तो स्वयं अपने भाग्य का निर्माण करता है अपने मेहनत से, अपनी कुशलता से। ठीक है। इसी प्रकार पंजाब में बासमती चावल की खेती मानव की अन्वेषण प्रकृति का ही तो एक परिणाम है, क्योंकि पंजाब जो है वहाँ पे इतनी वर्षा तो होती नहीं है भाई, चावल की खेती के लिए 250 सेंटीमीटर या 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए, लेकिन वहाँ नहर द्वारा पानी ला दिया गया है तो वहाँ पे बासमती चावल की खेती होने लगी है। ठीक है। इसी प्रकार सैंपुल ने कहा कि दर्रों के पार लुटेरे होते हैं तथा मैदानों में सज्जन। ठीक है। यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि अपराध कहीं भी हो सकता है। तो इस प्रकार से इसकी आलोचनाएं हैं। आप अब इस अवधारणा को पढ़िए, समझिए इस विचारधारा को। अब जो आगे पढ़ेंगे वो हम संभववाद पढ़ेंगे, वो कल के टॉपिक के रूप में। थैंक यू। इसको आप तैयार कीजिए, पढ़िए, समझिए। ठीक है। ओके।